बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाज़िया नौरीन ख़ान, इशूज़ ऑफ बहावलपुर के साथ आपके सामने आज हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, जैसे आप जानते हैं कि हम ये प्रोग्राम एक ख़ास मकसद के तहत करते हैं और उसका मकसद सिर्फ ये है कि बहावलपुर में जो जो मसाइल हैं हम उन्हें सामने लेके आएँ ताकि इसके हवाले से कुछ काम हो सके और बेहतरीन लोग जो हैं और बेहतरीन मौक़े जो हैं लोगों को मिल सकें। बहावलपुर एक तहज़ीब का नाम है, एक ऐसी रिवायत और ऐसी सकाफ़त यहाँ देखने को मिलेगी आपको कि जो शायद कहीं और नहीं है। बहावलपुर को एक तरफ तो स्कूलों का, कॉलेजों का शहर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ इसे लाइब्रेरियों की जगह भी कहा जाता है। एक ऐसी लाइब्रेरी ऐसी रिवायात के साथ हमारे सामने आती हैं जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बहावलपुर जो है वो नवाब साहब की याद हमें दिलाती है और हमें बताती है कि ये अज़ीमुशान इमारत जो है वो किन लोगों के लिए बनाई गई और तालीम से बहावलपुर का क्या ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी आज हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें जो ख़ास बात है वो है ई लाइब्रेरी। हम चूँकि मसाइल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल लाइब्रेरी तो चल रहा है, वो एक अलग इशू है, लेकिन जहाँ हम ई लाइब्रेरी की बात करते हैं तो आज हमने उस टॉपिक को उठाया है जो हमारे लिए बिल्कुल नया था, बहावलपुर के लोगों के लिए एक तोहफ़ा था। और यहाँ पे जो वो बच्चे जो जिनके पास नेट इश्यूज़ आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास हालात ख़राब हैं या जो किताबें भी नहीं ख़रीद सकते, वो सिर्फ़ वो उस लाइब्रेरी में आते और बैठते और फिर जो है वहाँ से मुस्तफ़ीद होते थे अपनी इल्म को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ों पे जब हालात आगे बढ़े और बहावलपुर में ई लाइब्रेरी के हवाले से जो इशू आए, तो आज हमने जो है जिनको दावत दी है इस इशू पर बात करने के लिए, वो एक हमअज़हर शख्सियत है। ताहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज, और ये एक ऐसे इंसान हैं जो अदीब हैं, शायर हैं, एक रिफॉर्मर भी हैं और साथ में समाजी कारकुन भी हैं। इन्होंने बेतहाशा काम किया है बहावलपुर की तरक्की के लिए। हर प्लेटफॉर्म पे ये खड़े होते हैं और अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं जिसमें बहावलपुर का फ़ायदा हो। यानी ये वो इंसान है जो बहावलपुर से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। सेल्फ मेड इंसान होने के साथ साथ ये अपने काम के ज़रिए दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने में भी आर महसूस नहीं करते। तो चूंकि इनका ताल्लुक जो है वो लाइब्रेरी की दुनिया से बहुत गहरा है, कुछ तारुफ तो मैंने आपका इनसे करा दिया, कुछ ही अपने बारे में आपको ख़ुद बताएंगे। तो चलते हैं नाज़रीन ताहिर शाह साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया शाज़िया, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम की शोहरत काफ़ी सुनी और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ। तो जब मुझे आपका दावतनामा मिला इशूज़ ऑफ बहावलपुर के हवाले से, तो सबसे इस वक्त जो बर्निंग इशू मेरे सामने था वो था हमारी ई लाइब्रेरी का यहाँ से ख़त्म हो जाना। 2018 में पंजाब गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स बोर्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से पंजाब भर के अंदर 20 अजला में पंजाब के ई लाइब्रेरीज़ का आगाज़ किया था। सर, मैं आपकी बात काटती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नाजरीन है इनको ई लाइब्रेरी का कुछ मालूम नहीं। अभी तो आप बुनियाद पे नहीं जा, मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि ई लाइब्रेरी असल में है क्या और इसको जो बनाने का मकसद था वो क्या था। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो IT पे शिफ्ट होती जा रही है। आपने देखा होगा कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त रीशेप हो गया। सही। जितने भी काम आज से पहले हम रिवायती अंदाज में करते थे और हम कागज़ कलम के ज़रिए से जो चीज़ें करते थे, या हम जिन चीज़ों के लिए पहले किताब, करतास, कलम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो तमाम चीज़ें शिफ्ट हो गई किस पे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। अब कोविड-19 के बाद तो हालात कुछ और तरह से हो गए ना। अब तो हम सारा कुछ इसी कोविड-19 में तो इसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी ई लाइब्रेरी की। होना तो ये चाहिए था कि ई लाइब्रेरीज़ को कोविड-19 और इस कोरोना के एनवायरनमेंट के अंदर सर्विसेज जारी रखने का मौका दिया जाता, और ये बेहतरीन वक्त था कि ई लाइब्रेरी अपने सर्विसेज विदाउट एनी प्रॉब्लम तमाम लोगों तक उनके डोर स्टेप पे अपनी ई सर्विसेज पहुंचा सकती थी। उनकी रिक्वायर्ड बुक, उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उनका रिक्वायर्ड मटेरियल। और अब आप देखें कि तमाम बच्चों के एग्ज़ाम इस वक्त जो है वो डिस्टेंस को कायम रखने के लिए तमाम बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। और ई लाइब्रेरी का तो मकसद ही था कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को, ऑनलाइन
एजुकेशन, ऑनलाइन लिटरेचर को और ऑनलाइन जितने भी सर्विसेज हैं उन्हें फ़रोग़ देना था। सर ये जो प्रोजेक्ट था, ये ख्याल किसके दिमाग में आया कि हम इसे शुरू करेंगे और इस तरह से इसको फैला देंगे? मतलब हम तो देख रहे हैं ना कि ये कुछ साल पहले की बात है, ये लाइब्रेरी यहाँ बनी और फिर उसका जो है काम शुरू हुआ। मुझे बराए मेहरबानी ये बताइए कि ये प्लान जो है कहाँ शुरू हुआ था और इसको किस तरह से आगे प्रोसीड किया गया है? सर शादिया साहबा, इसका अगर मैं क्रेडिट दूँ तो इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है लम्स यूनिवर्सिटी के चीफ लाइब्रेरियन थे डॉक्टर रमज़ान साहब, हमारे सीनियर थे डॉक्टर रमज़ान। उन दिनों वो लम्स में सर्व कर रहे थे। उसके बाद वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हेड बन गए। जब वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में आए तो उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया कि स्पोर्ट्स जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स की दुनिया है, स्टेडियम्स हैं पूरे पंजाब के अंदर और ग्राउंड्स हैं, उन स्पोर्ट्स के लोगों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी और बिलखसूस उनके लिए और बिलअमूम तमाम लोगों के लिए स्पेस मौजूद थी। उन्होंने कहा इमारतें हम यहाँ पे बनाएंगे। बहुत छोटी सी इमारत रिक्वायर्ड होती है लाइब्रेरी के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी इमारत की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ सारा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हो रहा होता है और डिस्टेंस एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड होती है। तो उनका ये आइडिया था। उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आला से बात की, वज़ीर आला साहब को उनका विज़न पसंद आया और उनकी इजाज़त से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और स्पोर्ट्स बोर्ड को ये काम सौंपा गया कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें। उसके नतीजे में 20 इमारतें जो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और बैकवर्ड एरियाज़ को फोकस किया गया, जिस पर डीजी खान, लिया, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, ये वो एरियाज़ थे जहाँ पे ई लाइब्रेरीज़ कायम की गई। अच्छा, यानी साउथ पंजाब पूरा ई लाइब्रेरी, सदरन पंजाब। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हमारा जो सराइकी वसेब है मियाँ वाली तक, उसको ख़ास तौर पे फोकस किया गया क्योंकि डिप्राइव्ड एरिया था और इस डिप्राइव्ड एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और यहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिला। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कुछ नाअक्बत अंदेश लोग रिवायती ज़िद में कह लें या रिवायती अपनी सियासी वो जो एक चपकलश होती है इन सियासतदानों के दरमियान, उसमें कह लें कि उन्होंने इस एक अच्छे और मुफीद प्रोजेक्ट को, एक अच्छी सहूलत जो कि ख़ास तौर पे गरीब तलबा और तालबात के लिए बहुत ही एक जिसे कह रहे हैं ना ग्रां कदर सहूलत थी, जिसे उन्होंने यक जुम्बिश कलम ख़त्म कर दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, मैंने लाइब्रेरी जो है ई लाइब्रेरी नाज़रीन आपको बता दूं, इसे जो है हम ड्रिंक स्टेडियम में आप जाके देख सकते हैं और ये स्क्वैश ग्राउंड के साथ बिल्कुल मौजूद है। इज़ अ लवली बिल्डिंग और इसके अंदर जो है मैंने विज़िट किया था। इसके 3-4 पोर्शंस हैं जिसके अंदर एक विजुअल लाइब्रेरी है और एक ऐसी है जो फिज़िकल लाइब्रेरी कहलाती है और एक पोर्शन जिधर है पूरा का पूरा वहाँ पे ई लाइब्रेरी है जिसके अंदर डिवाइसेस रखी हुई हैं और स्टूडेंट्स वहाँ बेतहाशा थे। और इंटरेस्टिंग बात ये सर जो मैंने देखा था और आपसे मेरी जब इंटरेक्शन हुआ था तो वो यही था कि वहाँ पे फ्री आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे स्टूडेंट्स की ताकि वो आएँ और वहाँ बैठ के अपना जो है वक्त ज़ाया करने की बजाय बैठ के अपनी स्टडी करें। और वो वहाँ पे बहुत स्टूडेंट आ रहे थे, मतलब मैंने भी बहुत बच्चों को वहाँ रेफ़र करवाया था। तो अब ये न्यूज़ बड़ी अजीब सी है और मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि स्टूडेंट इस लेवल के ऊपर आके जब उनको फ़ायदा पहुँच रहा था अब बंद हो गया। तो सर इसी हवाले से बात कर रहे हैं। जी सर, देखिए 66,000 मेंबर्स थे इन लाइब्रेरीज़ के। अच्छा। पूरे पंजाब के अंदर ये तो वो थे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स थे और ये मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ठीक है। और इसके अलावा इतनी ही तादाद में लोग वो थे जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते थे, असातिज़ा थे, सहाफ़ी थे, अदीब थे या फ्रीलांसर्स थे। वो लोग यहाँ बैठ के अपना काम कर रहे थे, सही, इसको यूटिलाइज़ कर रहे थे। बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक जिन्हें होटल्स के अंदर हॉल बुक करवाने पड़ते थे अपने प्रोग्रामात के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, सेमिनार्स के अंदर। आप हैरान होगी शाजिया कि 2 लाख प्रोग्रामात इन 20 लाइब्रेरियों ने इस 2 साल के मुख्तसर अरसा के अंदर कंडक्ट करवाए अपनी लाइब्रेरीज़ में। इसमें सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग है, असातिज़ा के प्रोग्रामात थे, तलबा के प्रोग्रामात थे, मुख्तलिफ समाजी और तंजीमों के प्रोग्रामात थे।
नाज़रीन सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि शाह साहब आपको ये बता रहे हैं कि वेरी सिंपल, ये वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जो है वो जो लिटरेरी पर्सन हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और वो लोग हैं जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आते और अपने काम कर रहे थे। यानी इतने लोगों को हम मुस्तफ़ीद इस ई लाइब्रेरी से किया जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती है कि स्टॉप हुई। तो खैर, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और आते हैं ब्रेक के बाद और फिर हम बात करेंगे कि ये लाइब्रेरी बंद हुई तो आखिर क्यों। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाज़िया नौरीन ख़ान। इश्यूज़ ऑफ बहावलपुर ख़त्म कहाँ किया था जनाब? हमने ख़त्म किया था कि इतना आला और इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो है आखिर किस वजह से बंद किया गया, या कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसके ऊपर जो है हमारे हकाम आला सोचते हैं और वो नीचे वालों को तो मतलब हम तो घास फूस है ना, कीड़े मकोड़े, हमें तो कोई जानता ही नहीं कुछ। लेकिन जो आला ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो क्या सोचते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स जिससे नीचे के कितने दर्जे मुस्तफ़ीद हो रहे थे और कितने लोग ऐसे थे जो अपना वहाँ पे फ़ायदा उठा रहे थे, आवाम फ़ायदा उठा रही थी। क्योंकि अमीरों को तो ज़रूरत नहीं है ना, मतलब जिनके घर में नेट मौजूद है उनको तो ज़रूरत नहीं। ये कौन फ़ायदा उठा रहा था? फ़ायदा उठा रही थी आवाम। जिनका अब्बा जो है अगर रेडी लगाता है तो वो बच्चा जो है कहीं और जाने की बजाय वहाँ बैठ के पढ़ रहा है। तो इस जैसे प्रोग्राम को बंद करने का क्या मकसद हो सकता है? इसके पीछे क्या ऐसी जो है विजडम छुपी हुई है? इस हवाले से हम फिर शाह साहब के पास जाएंगे और जो हमें बताएंगे कि इसको क्यों बंद किया गया और इसके बाद जो है इस बंद करने के बाद जो मसाइल पैदा हुए हैं वो क्या है। जी सर। मैडम, मुझे कोई ब्लैक एंड वाइट तो चीज़ मेरे सामने नहीं है कि इसे क्यों बंद किया गया। अच्छा। लेकिन जो एक ओवरऑल बात सामने आती है, जो हम देखते हैं और जब से हमने शऊर संभाला है, ये देखते आ रहे हैं कि हमारे जो मुक़्तदर तबका है, सही, जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है, माजरत के साथ मैं आपके चैनल के तवज्जो से बात करूंगा कि इन लोगों के पास ना तो कोई विजडम है, ना कोई विजन है। ये नाकबंद अंदेश और कोता फहम किस्म के लोग हैं जो बदकिस्मती से ऊपर आ गए हैं सिर्फ वसाइल की बुनियाद पे। सही। ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने इस मुल्क को बेचा, इस मुल्क की खुशहाली पे, तरक्की पे कम डाका डाला और पैसे इकट्ठे कर लिए। आज उनकी औलादें जो हैं वो आप देखें कि वही इक़्तिदार में हैं और वही लोग जो है चेहरे बदल बदल के सामने आते हैं और इन लोगों के पास अपनी कोई राय नहीं होती। सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं नाज़रीन। आपने सुना कि इस पे हम बात करते होते हैं वैसे कि जो मीडियोकर्स हैं बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ सोसाइटी, मतलब हम इस पे जाते होते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन शाह साहब का दुख आप महसूस कर सकते हैं, उनका अंदाज़ देख सकते हैं कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से कितने सेंसिटिव हैं। सर आप मतलब मैंने आपको रोका, लेकिन वजह सिर्फ यही थी, मैं चाहती थी कि आप, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम को बंद करने के पीछे वो कोता फहमी मौजूद है, नाकबंद अंदेशी है, कोता फहमी विजन की। पूरी दुनिया IT की तरफ जा रही है। अच्छा। पूरी दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है, ई लाइब्रेरीज की तरफ जा रही है और हम लोग हैं कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि अपनी जनरेशन को तालीम से महरूम रखने के लिए। देखें ना, तालीम आप एक डिकेड के बाद आप देखें कि मोड ऑफ एजुकेशन चेंज हो जाता है। बिल्कुल हो रहा है। एक वक्त था जब हमने होश संभाला, अंग्रेज़ी को तालीम समझा जाता था कि जो शख्स अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल सकता है वो बहुत पढ़ा लिखा है। जिसे अंग्रेज़ी मुंह टेढ़ा करके बोलने आती है उसे पढ़ा लिखा फ़र्द समझते थे। उससे पहले फ़ारसी को ये दर्जा हासिल था, कभी अरबिक को दर्जा हासिल था। फिर आपने देखा कि इस एरा के अंदर, इस दौर के अंदर, कि जो शख्स कंप्यूटर लिटरेट है, जो कंप्यूटर पे दस्तरस रखता है और जानता है, वो आज पढ़ा लिखा दौर है। और आने वाला वक्त, मैं ये पेशगोई करने जा रहा हूँ कि आने वाला वो वक्त है कि जिसमें जो शख्स कंप्यूटर को या इस डिवाइस को इस्तेमाल करना नहीं जानता होगा वो अनपढ़ कहलाएगा। जैसे कि आज अंग्रेज़ी ना जानने वाला फ़र्द अनपढ़ है, इससे पहले फ़ारसी ना जानने वाले फ़र्द को अनपढ़ कहा जाता था। अब जो इस डिवाइस को
जो आईटी को, जो इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकेगा वो अनपढ़ कहलाएगा। ई लाइब्रेरी इस डिप्राइव्ड एरिया के अंदर, इस बैकवर्ड एरिया के अंदर ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रही थी। तो ये वही सोच है इसके पीछे, वही जागीरदाराना, वही फ्यूडल सोच कि लोग अगर पढ़ लिख गए तो शायद हमारा जो है वो इक़्तिदार कमज़ोर पड़ जाएगा और हमारी हाकमियत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। वो नहीं चाहते कि लोग तरक्की करें, कि गरीब लोग आगे आएँ, लोगों के अंदर शऊर उजागर हो, लोग किसी तरीके से ये उसी तरक्की को, और ये वो तरक्की के दुश्मन लोग हैं कि जिन्होंने मतलब हर दौर में तालीम को और एजुकेशन को जो है वो पीछे रखा है और अपने ज़ाती मुफादात को आगे रखा है। तो एक अच्छा भला चलता प्रोग्राम जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ, 140 अफराद थे जो इन लाइब्रेरीज़ के अंदर काम कर रहे थे। इनसे पूछे कि 140 अफराद ही नहीं, 140 घराने थे। 140 घरानों का चूल्हा यकसर बंद कर दिया। मैं वज़ीर आला जो हमारे ही मतलब ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े सादा लो आदमी हैं, पता नहीं किसने वज़ीर आला को ये सजेशन दी, ये मशवरा दिया कि वज़ीर आला साहब आप इस प्रोग्राम को बंद कर दें, इस लाइब्रेरी को बंद कर दें। सर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये हम सोचें कि पिछली हुकूमत का कोई बोझ निकाल रहे हो? पिछली हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, शादी मैं एक सीक्रेट बता दूँ आपको, ये जितनी भी हुकूमतें मेरी ज़िंदगी में जो मैंने देखी हैं आज तक बनी हैं, मुझे 80s के डिकेड से तो तमाम हुकूमतों का सब कुछ अच्छी तरह से पता है। मैं एक सियासी घराने के अंदर पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे सियासी कारकुन थे और बड़ा सियासी शऊर रखते थे। तो अब तक जितनी हुकूमतें बनी हैं ये कोई नज़रियाती हुकूमतें नहीं थी, कोई जमहूरी हुकूमतें नहीं थी, ये सब इन सब हुकूमतों को बनाने वाली एक ही ताकत है और आप समझती हैं कि वो ताकत कौन है। उसने ये चेहरे बदलने होते हैं, आवाम को धोखा देना होता है, उसी ताकत से हुकूमतें बनाई जाती हैं। हर जब आवाम एक चंद चेहरों से तंग आ जाते हैं तो फिर नए चेहरे ले आए जाते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे कोई सियासी गुफ्तगू करना नहीं था, लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि हम ये समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत बन गई, ये पीपल्स पार्टी की बन गई, ये नून ये फ़लाँ की बन गई। मतलब बेसिकली ये किसी की हुकूमतें नहीं बनती, ये उस ताकत ही की हुकूमतें हैं। सर हुकूमत तो चले बन जाए, कोई बन जाए, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। क्यों नाज़रीन, हमें इससे क्या फ़र्क? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें क्या, पिछले हुकूमत पे नहीं की हुकूमत थी, बस अब की हुकूमत पे नहीं की हुकूमत है। इन्होंने आप ये देखें कि बुज़दार साहब जो बैठे हुए हैं और माशाल्लाह सेंसिबल इंसान है, अभी आपने कहा वो बहुत ज़्यादा लॉ भी हैं, मासूम भी हैं, सच्चे भी हैं और सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे सराइकी वसीम से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने उन तक ये बात जो है आखिर किसी ने तो पहुंचाई होगी ना कि भाई इसको बंद कर दो, इस प्रोग्राम को। भाई वो जो 140 ख़ानदान महरूम हुए रोज़गार से, वो उन्होंने अपील की है, वो लोग उनके पास गए हैं, उन्होंने तमाम डोर्स नॉक किए, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। वो बेचारे इस वक्त, अब वो मुझे बताएंगे जिन्होंने 3 साल या 2 साल इन लाइब्रेरीज़ के अंदर जॉब की, काम किया, अब जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। वैसे तो दावा था इस हुकूमत का कि हम 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो नौजवानों को देंगे। भाई आप 1 करोड़ तो बाद में देंगे, आपने तो नौकरियां ख़त्म करना शुरू कर दी लोगों की। इस ई लाइब्रेरी में इस वक्त कितने मुलाजिम थे जो अभी बेरोज़गार हो गए? फ़ी लाइब्रेरी मतलब बहावलपुर की लाइब्रेरी में 7 लोग थे। कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। 7 लोगों से 7 लाख लोगों को सर्विसेज मिल रही थी, सिर्फ 7 लोगों से। ये आईटी का कमाल था। उन 7 लोगों को भी घर भेज दिया गया और अगर 20 पे से कर लें तो ये 140 लोग थे पूरे पंजाब के अंदर। 140 लोग जो हैं इस ई लाइब्रेरी में, वो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को सर्विसेज दे रहे थे डोर स्टेप पे। और फिर आप ये देखें कि नाज़रीन एक मज़े की बात ये है कि हम तो आजकल रो रहे हैं ना जी, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, हमारे पास ये नहीं। तो अब ये वाला सिनेरियो, इसके अंदर वो जो 140 घर हैं, 140 घर ही हुए ना सर, तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर वो उनका रोजी रोटी और वो सिलसिला, यानी हमने अपने हाथों से 140 घरों को ख़त्म कर दिया। ई लाइब्रेरी को तो हमने ख़त्म किया ही था, मतलब जो उसके फ़ायदे और जो कुछ भी था, जो लोगों तक जा रहे थे, वो तो ख़त्म हो गए। अब आपको क्या लगता है सर कि इन 140 ख़ानदानों का जो है क्या हल होगा? इनके बारे में कुछ सोचा है? कुछ आपको लगता है कि लोगों ने कुछ प्रोसीजर हो रहा है आगे फर्दर इस हवाले से? क्या हाल होगा? देखें, अभी आपने पिछले दिनों आपके सोशल मीडिया पे मैंने आपकी पोस्ट भी देखी कि एक PhD की स्कॉलर स्टूडेंट जो कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती थी, उन्होंने सुसाइड किया। सही। जब फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, ये तमाम लोग कोई लैंडलॉर्ड लोग घरानों से ताल्लुक़ नहीं था 140 का, ये गरीब घरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे जो इस तनख्वाह से अपना गुजरान कर रहे थे। अब जब ये घर बैठ गए, 4था 5वां महीना है कि इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है,
और बहाना क्या किया गया कि जी कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से हमने लाइब्रेरी को बंद किया। भाई कोरोना की वजह से आपने तमाम तालीमी इदारे भी बंद किए, गवर्नमेंट की दीगर ऑर्गेनाइजेशंस भी बंद की, उनको तो सबको तनख्वाह मिल रही है, तो इन लोगों की तनख्वाह क्यों रोक दी गई? यानी 3-4 माह से जब से ये कोरोना आया, उन्होंने कोरोना में तो ज़्यादा ज़रूरत थी लाइब्रेरी की। सही ई लाइब्रेरी में तो लोगों को इवन आने के, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो आपने महज एक फ़ोन करना था, एक ईमेल करनी थी, आपकी रिक्वायर्ड बुक आपको आपके घर मिल जाती, आपके डाउनलोड होके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर वो आपके कंप्यूटर में आ जाती। अच्छा। तो अब आप ये देखें कि जो मसला था, क्योंकि हम इश्यूज़ पे बात करते हैं और इश्यूज़ भी वो होते हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। अब मसला ये आ गया कि जनाब 140 जो हैं ख़ानदान जो है हमारे, वो सारे बेरोज़गार तो हो ही गए, साथ में आपने उनको 3-4 माह की तनख्वाह भी नहीं दी हुई। अच्छा, अब आपको लाजमन यही होगा कि जब तनख्वाह नहीं मिल रही है तो लाजमन ये होगा कुछ अर्से के बाद उनको डीनोटिफाई भी करेंगे, ऐसे ही है, लेटर्स डीनोटिफाई भी कर दिया गया, डीनोटिफाई भी कर दिया। ले जी, अच्छा जी, ये सिलसिला तो हो गया बंद, ख़त्म। तो सर आप क्या समझते हैं कि ई लाइब्रेरी को आगे फर्दर अभी ये पूरा प्रोग्राम ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया, या फिर अगर थोड़े अरसे बाद इनको ख्याल आएगा या इसे ओपन नहीं? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करना चाहूँगा, ख़ुसूसन अपील करूँगा मोहतरम वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वो ख़ुद भी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और इस महरूम तबके से, मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं, कि भाई अगर ये प्रोग्राम शुरू हो गया था, ये किसी ने भी किया था, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, आप इसे कंटिन्यू रखें। अदरवाइज़ मैं आज ये बात आपके प्रोग्राम के अंदर कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो करोड़ों रुपए के लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, वहाँ का जो फर्नीचर है, वहाँ के जो एयर कंडीशंस हैं, वहाँ की जो इवन इमारत है, ये बोसीदा हो जाएगी और कल को ये ऑक्शन होकर कबाड़ खाने की सूरत में आप इसे औने पौने नीलाम करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इनसे इस्तिफ़ादा करें और इस प्रोग्राम को आगे चलाएं, इन लाइब्रेरीज़ को दोबारा ओपन करें, उन लोगों को दोबारा वहाँ पे बैठाएं। अगर आपको उन लोगों की तनख्वाह इतनी गरां गुजर रही है कि आप सिर्फ 140 लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, तो भाई कहीं से भी आप ये बजट मुस्तार ले लें। और इमरान खान साहब तो बड़े माहिर हैं डोनेशन करने के। मैं नहीं समझता कि अगर बहावलपुर की आवाम से हम अपील करेंगे कि वो ई लाइब्रेरी के लिए अगर डोनेशन करें, तो मैं समझता हूँ कि हम डोनेशन के ज़रिए से भी ई लाइब्रेरी चला सकते हैं, मगर उन्हें चलाने वाले वो लोग तो वहाँ भेज दें जो टेक्निकल लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जिनके पास तजर्बा है उन्हें चलाने का। अब मैंने एक और बात सुनी, मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि अब इन ई लाइब्रेरीज़ को स्पोर्ट्स बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, स्पोर्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का, वो चलाएँगे। भाई ये कोई फुटबॉल मैच तो करवाना नहीं है हमने वहाँ पर, ना ही हमने वहाँ पे कोई हॉकी खिलानी है कि उसी की लाइब्रेरी के कमरे में हॉकी होगी। जो स्पोर्ट्स ऑफिसर का ये काम नहीं है, ये काम प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस का है कि जिन लोगों ने इसकी तालीम हासिल की और तजर्बा हासिल किया, उन्हीं लोगों को खुदारा चलाने दें। आप ऐसा ना करें कि मतलब इन लोगों को यहाँ से निकाल दें और स्पोर्ट्स के लोगों को आप कहें कि वो लाइब्रेरी, मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स ऑफिसर को क्या पता कि रिसर्च एक प्रोफेसर को या एक किस तरीके से उसने असिस्ट करना है उसके काम के अंदर, और एक स्कॉलर को जो पीएचडी कर रहा है स्टूडेंट या कोई एमफिल कर रहा है, उसको किस तरीके से उन्होंने रिसर्च के अंदर रहनुमाई करनी है, किस तरीके से कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढ के उसने अपने यूज़र को प्रोवाइड करनी है। ये बात स्पोर्ट्स ऑफिसर के काम की नहीं है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। आपसे रुखसत लेने से पहले मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि एक अहम टॉपिक पे आपने बात की, और ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जो सबसे मुझे लगता है कि इस वक्त बहावलपुर के लिए ज़्यादा अहम था, क्योंकि हम लोग जिस नए एरा में जा रहे हैं वहाँ पे जितनी अहमियत इस ई लाइब्रेरी की थी शायद किसी और चीज़ की नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक बात और करना चाहूँगा आखिरी मिनट में कि मैं फिर आपके प्रोग्राम में ये बात करूँगा कि बहावलपुर ही को क्यों हमेशा सितम का निशाना बनाया जाता है। क्यूएमसी के अंदर एक बहुत अच्छी लेबॉर्ट्री मौजूद थी जहाँ पे मेडिकल के तमाम टेस्ट फ्री होते थे। अच्छा। बहावलपुर की आवाम की सहूलत थी, उसे उठा के यहाँ से निश्तर भेज दिया गया। अच्छा, तो इससे पहले ये सिलसिला चलता आ रहा है कि जो भी फैसिलिटी बहावलपुर के लिए आती है लोगों को हजम नहीं होती, वो यहाँ से उस प्रोजेक्ट को उठाते हैं, उस सहूलत को उठाते हैं और कहीं और ले जाके लॉन्च कर देते हैं। हमारे पास वो रेड बस यहाँ पे आई, उससे हमारे तलबा और तालबात को और आवाम को बड़ी सहूलत आई, उस बस को उठाया और कहीं और शिफ्ट कर दिया। चले सर, देखें ये तो हमारी खुशनसीबी है। मैं ये समझती हूँ कि इस पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ बैठेंगे सर एक दफ़ा और। लेकिन अभी चूँकि हम हमारा जो ई लाइब्रेरी के हवाले से हमारा मखसूस था एक सिलसिला, उसको हमने देख लिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया।
तो जनाब, जाने से पहले एक कंक्लूजन निकालते हैं और आपको बताते हैं नाजरीन कि ई लाइब्रेरी मतलब मैं जितना मैंने देखा इसको, मैंने समझा, जितनी रिसर्च की, यकीन कीजिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, एक बेहतरीन विज़न के साथ सामने आया। और इसके अंदर जब आप दाखिल होते हैं आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह पे आ गए जो जदीद है, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर लिहाज से बहुत आगे है। हुकूमत ने इतना पैसा लगा के उसको क्यों बर्बाद किया? क्या सोच के उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है? और क्या सोच के उनके लोगों को आप निकाल रहे हैं, डिनोटिफाई कर दिया गया? क्या सोच के आप जो है गेम्स के लोगों को उसके साथ इन टच कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें जो हैं जहाँ पे अदब की बात आती है, जहाँ इल्म की बात आती है, नॉन टेक्निकल पीपल वहाँ पे काम नहीं कर सकते। आप कैसे उनको, एक लाइब्रेरियन जो चीज़ बता सकता है वो तो कोई और नहीं कर सकता। सो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि बुज़दार साहब को इस पर ज़रा एक दफ़ा फिर से सोचना चाहिए। और हमारा प्रोग्राम चूँकि है ही इश्यूज़ के लिए, तो हम चाहेंगे कि वो इसको ज़रा देख लें और इस हवाले से अपने जो उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए होंगे उनको दोबारा से सोचें कि ये चीज़ जो है ये बहावलपुर क्या पूरे साउथ पंजाब के लिए बेस्ट है। मतलब आप खाली सिर्फ एक बहावलपुर को ही नहीं वापस करेंगे, आप लाजमन अपने इलाके में भी आपने जो ई लाइब्रेरी बंद की होगी, या फिर आपने लिया में भी बंद की होगी, या आपने डेरा गाजी खां, इस तरह जिधर भी बंद की है वो सब लोग वहाँ से मुतासर हुए हैं। तो बराए मेहरबानी इस हवाले से एक दफ़ा फिर आप सोचें और इसको दोबारा से रीओपन किया जाए, क्योंकि ये वक्त जो है चीज़ों को ख़राब करने का नहीं है। सो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अपने मसाइल के हवाले से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो हम अपने प्रोग्राम में पेश कर सकें तो हमारे साथ ज़रूर लिंक कीजिए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि इन मसाइल हैं बहावलपुर के हवाले से, तो इन पर बात कीजिए। इंशाल्लाह हम ऑथेंटिक पीपल के साथ, बेहतरीन राय के साथ आपके सामने आएंगे और मसाइल का हल पेश करेंगे। तो जनाब जाते जाते बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। इशूज़ ऑफ बहावलपुर विद शाज़िया नौरीन खान। जज़ाकल्लाह।